नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी और साथ में हैं ओंकार चौधरी जी। आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध नमस्कार। है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें। और आपको मैं याद भी दिला देना चाहता हूं कि भाऊ की प्रेरणा से ही हमने निर्णय लिया है कि हम पुणे में एक जयपुर डायलॉग्स का डेक्कन समिट करेंगे 8 फरवरी को। अरे यार, तो मेरी प्रेरणा वगैरह कुछ नहीं है। मैंने बोला जयपुर से बाहर निकलो। हाँ, अभी महाराष्ट्र में आओगे तो थोड़ी वो मदद तो हमको करनी पड़ेगी ना। वो प्रेरणा भी तो वगैरह नहीं, मैं वही उससे तो अलग प्रेरणा है। लेता हूँ। बाहर निकलो, हम तो जयपुर में मोस्ट हाँ, कंफर्टेबल थे, बाहर तो निकलने का वो तो आपने मैंने कहा पहले बाहर दिन निकलो बोल तो दिया। नहीं, आप सभी क्योंकि लोगों से इससे अनुरोध जरा है कि स्पेस बड़ी हो जाती है ना। और जी जगह के लोग भी अभी पूना वगैरह से मुझे 2-3 लोगों के कि हमको इसमें इन्वॉल्व होना है, कैसे होना है, तो अभी मैं उनको वरुण के पास भेज दूंगा, भाई इसको जाके मिलो। ये है खंबा यहाँ का, ये खंबा है, इसके आसपास तंबू खड़ा होगा। तो जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा आरंभ करते हैं। और मैं भाऊ से पूछता हूँ, पहला प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है मेरी तरफ से। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? बनेंगे वो। आप लोग मजाक मत उड़ाओ, सचमुच बनेंगे। लेकिन वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आइडिया ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो बन चुके हैं। अच्छा। इंडिया अलग है और आइडिया ऑफ इंडिया अलग है। तो हम्म, आइडिया ऑफ इंडिया में आइडियल चीफ मिनिस्टर हमारे राहुल गांधी है ही। प्राइम मिनिस्टर, उनका हाँ। बर्ताव देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो आइडिया में जीते हैं। वास्तव में जीते नहीं है वो आइडिया में है। और उनकी आइडिया में वो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, चुनाव जीत चुके हो, क्योंकि वो चुनाव वही लेते हैं, वही वोटिंग करते हैं, वही चुनकर आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इंडिया दैट इज भारत उसमें होने की जरूरत नहीं है। आइडिया में भी हो सकते, कल्पना में भी हो सकते। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी पहले से ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। वो हमारी दुनिया में नहीं है, वो अपनी दुनिया में है। वो महमूद का गाना था ना, ख्यालों में। वो हम्म। गुमनाम वगैरह फिल्म में कोई गाना था, याद है? वो भूत जैसा होता है, ख्यालों में ख्यालों में। तो राहुल गांधी अपने ख्यालों में जीते हैं। उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको वो कंफर्म करना पड़ता है, हाँ हाँ, आप ही बड़े हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप बड़े हो। तो वो चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अच्छा। लेकिन वो तो अभी अंबेडकर साहब के सबसे बड़े हिमायती बन गए। नहीं, अभी देखो, आप डूबने लगते हो तो आप तिनके का सहारा बोलते हो ना। हम्म। लेकिन ये भूल गए कि इसी का आधार लेकर अब बीजेपी संविधान का असली निर्माता और उसके दुश्मन उनको गांव गांव तक ले जाएगी। क्योंकि वही बाबा साहब आम्बेडकर है। हिंदू कोड बिल पर जब संघर्ष हो गया, वो रिजाइन हो गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, मिनिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी थी। तो उनको अपना पक्ष रखना था। हम्म। अगर मिनिस्टर रिजाइन होता है तो उसको एक लास्ट भाषण मिनिस्टर करके क्यों रिजाइन हो रहा है वो एक्सप्लेन करने का अधिकार होता है। वो अधिकार कांग्रेस ने, नेहरू ने नहीं दिया था। उस वक्त डेप्यूटी स्पीकर बैठे थे अनंत शयनम अयंगार। उन्होंने रिफ्यूज किया, क्योंकि आपने अपना जो लिखित तर्जुमा है वो 2 घंटे पहले दिया नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। आप डायरेक्टली भाषण नहीं कर सकते, आपको पहले तर्जुमा देना चाहिए था। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने वो तर्जुमा पटल पर रखा और सभा त्याग करके निकल गए। और बाहर उसकी कॉपी सब लोगों को दे दी उन्होंने। तो ये जो सब हिस्ट्री है वो निकलेगी। देखो, मुंबई में जब बाबा साहब का स्मारक करने के लिए कोशिश की गई, बीएमसी में कांग्रेस का बहुमत था, 3 बार प्रस्ताव लाया गया। उनको 10 फुट बाय 10 फुट की जमीन भी देने के लिए राजी नहीं थे।
वो जो कप परेड की तरफ एक स्टैचू पहला लगा है बाबा साहब का मुंबई में, वो स्टैचू, उसके लिए आइलैंड, जो ट्रैफिक आइलैंड था, उसमें सिर्फ कुछ 10 गज बाय 10 गज की जमीन दे दिए, वो अब ट्रैफिक आइलैंड है। वो मुंबई का बाबा साहब का पहला क्या बोलते हैं उसको, बाबा साहब का पहला स्मारक है। उसको भी म्युनिसिपैलिटी ने 3 बार, बीएमसी ने 3 बार वो प्रस्ताव रिजेक्ट किया था उस वक्त। वो और छोड़कर और एक बात बोल दूं, उस वक्त शायद केएम मुंशी या मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनका सत्कार होने वाला था मुंबई कॉरपोरेशन से। तो किसी ने प्रस्ताव रखा था, क्यों ना बाबा साहब भी सेंट्रल मिनिस्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के पहले की बात है, वो भी मिनिस्टर है, उनका भी सत्कार करेंगे। तो बोले वो नहीं होगा। और अकेले कांग्रेस का मिनिस्टर था, उसका सत्कार हुआ था, बाबा साहब का मुंबई होने के बावजूद सत्कार नहीं हुआ था। तो ये हमें समझना जरूरी है कि ये सब बातें अब तक छुपाई थी, अब आपने ही बस्ता खोला है। तो बीजेपी वाले घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले तक ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या क्या पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं ना, उन्होंने कुछ जागरूक किया है। अब लोगों को जानना है कि असलियत में बाबा साहब अम्बेडकर के दोस्त कौन थे और दुश्मन कौन थे। सावरकर से बाबा साहब के रिश्ते क्या थे और कांग्रेस के रिश्ते क्या थे, ये अब ज्यादा से ज्यादा उजागर होता रहेगा। जो आज तक राइटिस्ट बोलते रहे, ये अब पब्लिक डोमेन में आता जाएगा। और इसका अगर ये पेंडोरास बॉक्स खोला किसने, तो राहुल गांधी ने खोला। ये हमें समझना जरूरी है। देखो, ये जानबूझकर बदनाम करने के लिए करते हैं, ये बोलने की जगह नहीं है अभी, क्योंकि आपने शुरू किया है, खत्म बीजेपी करेगी। तो एक कहानी मुझे छोटी सी आपको बोल दूं कि शिमला के बर्फ ठंड में कोई एक था, वो अपनी बिल्ली को नहला रहा था। तो दो कोई टूरिस्ट है, वो जा रहे थे, इतनी सर्दी है, ठंड में बिल्ली बिल्ली को नहलाता है, वो ठंड से मर जाएगी। वो बोलता है बिल्ली किसकी है? अरे यार, बिल्ली मर जाएगी ना, मर जाएगी, इतनी ठंड है, सर्दी है। तो बोलते बिल्ली किसकी है? ये कितना भी आर्ग्यू करे, वो बोलता बिल्ली किसकी है। तो बोलते मरने तो साले निकल जाते, 2 घंटे बाद वो वापस आते तो ये रोते बैठा और बिल्ली मरी पड़ी है। तो ये जोर जोर से पूछते, 2 घंटे पहले हम क्या समझा रहे थे? 2 घंटे पहले हम क्या समझा रहे थे? सर्दी में बिल्ली को नहलाना गलत है, वो सर्दी से, ठंड से मर जाएगी। गई ना, मर गई ना, अब क्यों रोते हो? तो वो पूछता है किसने बोला ठंड से मरी है? तो बोला गर्मी से मरी है। तो बोला बिल्कुल गर्मी से नहीं मरी है, मर रहा था और धोने के बाद निचोड़ते समय मर गई है। समझे? बिल्ली ठंड से नहीं मरी, धोने के बाद निचोड़ते समय मर गई है। तो उसका नाम राहुल गांधी है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस को निचोड़ निचोड़ कर मारेगा, धोएगा और निचोड़ कर मारेगा। अब इन्होंने शुरू किया है, उसका निचोड़ मोदी शाह निकालेंगे गांव गांव जाकर। आपने धोया है, ठीक है, हम तो निचोड़ कर उसको सुखाएंगे। ओंकार जी, आप तो कांग्रेस को बहुत समय तक कवर किए हुए हैं। अब आज के ये जो कल के जो राहुल गांधी का जो प्रसंग है, इसको देख के क्या कहेंगे? आपको देख के क्या लगता है कि क्या ये इस तरह की अराजकतावाद करके ये वाकई कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं? देखिए, वो तो हम अब भूल जाएं कि कांग्रेस रिवाइव हो सकती है। और वैसे भी मैंने उस दौर में कांग्रेस को कवर किया था दिल्ली में रहते हुए, एक अखबार के नेशनल ब्यूरो में मैं था। तो उस समय में एआईसीसी यानी कांग्रेस पार्टी भी कवर करता था, लोकसभा भी कवर करता था, होम मिनिस्ट्री भी कवर करता था। उस समय आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ये उस दौर में भी कांग्रेस की हालत बहुत खराब हुआ करती थी। 2004 में जब अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हारी, तो दोनों दलों के बीच में 7 ही सीटों का तो अंतर था।
बीजेपी को 138 मिली थी और इनको 145 मिली थी। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लो कि कांग्रेस की हालत एक्चुअल में कितनी पतली हो चुकी थी। उसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में अभी नहीं जाते, इस प्रोग्राम में नहीं जाते। 2009 में भी 205 सीटें ही मिल पाई थी इनको, 205 या 206 सीटें थी। तो कांग्रेस रिवाइव होगी ऐसे दूर दूर तक आसार हैं नहीं, और उसके लिए एक वातावरण चाहिए, कुछ कारण चाहिए। जो सत्ता में है उसके खिलाफ लोगों का एक गुस्सा चाहिए, और वो गुस्सा भी वाजिब होना चाहिए, तर्कों पर सही उतरता हो वो गुस्सा। तब जाकर के विपक्ष का जो कोई दल होता है, सेकंड लार्जेस्ट जो होता है, उसके पक्ष में कुछ संभावना बनती है कि चलो इन्होंने तो हमें निराश किया, ये हमें आशा जगा रहे हैं, इनसे हमें उम्मीद है। तो वैसी कोई उम्मीद ना राहुल गांधी से जगती है, ना कांग्रेस के कर्मकांडों से, इनकी नीतियों से, इनकी दृष्टि से और इनके कार्यक्रमों से कोई किसी भी तरह की कोई उम्मीद जगती ही नहीं है। किसी प्रदेश में ये चुनाव जीत भी जाते हैं तो 5 साल बाद जनता इनको ऐसे लतिया करके बाहर निकालती है कि जैसे इनसे मुक्ति ही पानी है, हमें तो इसको बर्दाश्त ही नहीं करना है, और फिर वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं इनके लिए उस प्रदेश में। आंकड़े उठा करके देखें तो कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जिनमें ये 40-40 साल से वापस ही नहीं लौटे। कुछ प्रदेशों में 15-20 सालों से, 25 सालों से वापस नहीं लौटे हैं। और ऊपर से इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, और जो खुला अब तो नग्न नृत्य करना शुरू कर दिया है। और संजय जी, ये शीतकालीन सत्र में हम जो भी तमाशा देख रहे हैं ना, कुछ घटनाएं एक्चुअल में ऐसी घट गई कि जो मूल कारण थे इस हंगामे के, सदन को नहीं चलने देने के, और जो पर्दे पर दिखाई दे रहा है उसको रचने के, वो नेपथ्य में चले गए। मूल कारण क्या थे? हम ना भूलें, जब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला था तो उस समय एक कीर्ति आजाद का बयान आया था। कीर्ति आजाद ने कहा था कि ममता बनर्जी कलकत्ता में बैठ करके ही इंडी अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार हैं, और अगर इन लोगों से नहीं चल पा रहा है इंडी अलायंस, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक भी बैठक इन्होंने बुलाई नहीं है, कोई रणनीति बनाई नहीं है, और किसी भी तरह की सहमति किन्हीं मुद्दों पर नहीं, कोई सचिवालय नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं। तो इसके लिए अगर इसको जीवित रखना है, आगे ले जाना है, तो इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो फायरी हो और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो। तो बाकी के लोगों ने भी कहा बाद में कि भाई कांग्रेस का तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्ट्राइक रेट केवल 10% है, जबकि ममता बनर्जी का 70% है। तो तर्कों में जान था। कांग्रेस को लगा कि यार, ये जो हमने जबरन कब्जा किया है इंडिया अलायंस पे, पटना तक तो नीतीश बाबू थे, बेंगलोर जाते जाते जहां इनकी अपनी सरकार है वहां कांग्रेस का कब्जा हो गया। फिर मुंबई गए तो और मजबूत हो गया। दिल्ली तक आते आते कांग्रेस ही उसको चला रही थी, और मुंबई में तय हो गया कि खरगे साहब जो हैं इसके सर्वे सर्वा रहेंगे। तो ये जो शीतकालीन सत्र से पहले ममता बनर्जी को लाने की मुहिम शुरू हुई, और जिसका समर्थन फिर रामगोपाल यादव ने भी कर दिया, यानी अखिलेश यादव ने कर दिया, फिर शरद पवार ने कर दिया, फिर उद्धव ठाकरे ने कर दिया, फिर उद्धव ठाकरे के तोते ने कह दिया कि हम तो कलकत्ता जाकर के ममता बनर्जी से मुलाकात भी करने वाले हैं। एक दो और दलों ने क्रिटिसाइज कर दिया ईवीएम के मुद्दे पर। उमर अब्दुल्ला ने धो दिया राहुल गांधी को, उधर अभिषेक बनर्जी मैदान में कूद पड़े। दोनों ने कहा कि अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो मत लड़ो, चुनाव ही मत लड़ो। इसका मतलब ये था कि इन लोगों को लगा कि हमारी ये पॉलिटिक्स भी गई, यानी लीडरशिप भी गई। तो ममता बनर्जी की वजह से जो इंडी गठबंधन के घटक दल इनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, और अगर आप नेतृत्व छोड़ने को तैयार नहीं है तो थर्ड फ्रंट को जिंदा करने को तैयार थे, उससे ध्यान हटाने के लिए
इनको दूर जाने से रोकने के लिए इन्होंने ये बहुत नियोजित तरीके से, क्योंकि कांग्रेस शातिर योजनाएं बनाने में तो नंबर 1 है, तो दिखाई और कुछ दे योजनाएं रहा था। स्वयं बनाते हैं या ऊपर से बन के आती हैं? सलाह तो कहीं से आ रही है। ये जो कृपा बरसती है इनके ऊपर, ये कहीं और से बरसती है या इनके अंदर से ही ये सारी योजनाएं बनती हैं, ये अपने आप में रिसर्च का विषय है। लेकिन उस मामले को नेपथ्य में धकेलने के लिए, ममता बनर्जी की चर्चा ही बंद करने के लिए इन्होंने सारा कुछ नाटक नौटंकी रचा। पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, मकर द्वार पर रोजाना आधा घंटा सुबह हाय हल्ला करेंगे, कभी ये ड्रेस पहनेंगे, कभी वो ड्रेस पहनेंगे, आज प्ले कार्ड पर ये लिखेंगे, कल ये लिखेंगे। ये सारा ड्रामा इनका मीडिया में चलता रहा और बाकी लोगों को भी ये अपने साथ लाने में कामयाब हो गए। ये जो संविधान वाला मसला हुआ है, ये तो जैसा बाबू ने कहा है, ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति थी। आपने छेड़ा है तो अब वो छोड़ेंगे नहीं आपको, ये तय मान लीजिए। ये जो 16 सेकंड की या 12 सेकंड की एक क्लिप ढूंढ करके या निकाल करके आपने अमित शाह को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की या भारतीय जनता पार्टी को धकेलने की कोशिश की, तो इसके पीछे भी एक सोची विचारी राजनीति थी। क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राज्यसभा में अमित शाह ने जो भाषण दिए हैं, ये तो जो आगे डॉक्टर अंबेडकर पर और नेहरू के संबंधों पर रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए बड़ी कारगर होगी। उनको संजो करके रखनी चाहिए दोनों स्पीच। जिस तरीके से धुलाई की है दोनों सदनों में, उसके बाद इनको लगा कि यार ये हम वो पुस्तिका लेकर के तो हम घूम रहे हैं, सभाओं में तो हम दिखाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हम उसको रख लेते हैं कैमरों के सामने, और इन्होंने तो कपड़े लत्ते सारे उतार के रख दिए हमारे। और वो जितने भी दबे छिपे पाप थे, चाहे आरक्षण की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की हो, मंडल की हो, सारी जिस तरीके से दबाई, चाहे संविधान के साथ खिलवाड़ करना हो, चाहे लोकतंत्र की हत्या करना हो, चाहे ओबीसी और दलित नेताओं के साथ इनका दुर्व्यवहार हो, वो तो सारा खोल करके इन्होंने रख दिया। तो उसके बाद चूंकि चर्चा उसकी ही चलनी थी आगे, संजय जी, सदन खत्म हो गया, आज चर्चा उसी की चलनी थी जो इनका लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी चेहरा है। तो इसलिए इन्होंने ये सारा हंगामा फिर से डिजाइन किया और फिर से उन सारे दलों को इकट्ठा करके ये सब किया। और जो कल की घटना है, जानबूझ करके राहुल गांधी ने ये डेलिबरेटली किया है। वरना जिस तरीके से मकर द्वार के दोनों तरफ, बीच में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, दोनों तरफ उन्होंने रास्ते बना दिए थे। सीआईएसएफ ने कहा था कि आप उन रास्तों से अंदर जाइए, नहीं गए उन रास्तों से। राहुल गांधी ने जानबूझ करके ये काम किया है ताकि एक और नई कंट्रोवर्सी खड़ी की जाए और विपक्ष के लोगों को जोड़े रखने का एक और उपक्रम इन्होंने ढूंढा। भाऊ, राहुल गांधी सोरोस से डायरेक्ट हो रहा है या उसकी अपनी बुद्धि से काम चला रहा है? नहीं, सोरोस से तो होता होगा, लेकिन सोरोस भी एक भूल जाता है कि भाई ये गाइडेड मिसाइल नहीं है ना, ये अनगाइडेड मिसाइल है। छोड़ने तक आपके हाथ में रहता है, छोड़ने के बाद क्या करेगा पता नहीं है। तो आपको मुंबई टू गोवा नाम का, बॉम्बे टू गोवा फिल्म थी ना, उसमें एक ऐसे बस से जाते, फिर बस कहीं रुकती है, गांव का एक होटल जैसा है, और यहाँ एक मुकरी जो था कॉमेडियन, वो साउथ इंडियन दिखाया था, उसकी बीवी थी और एक बच्चा ऐसा था, अच्छा एकदम तगड़ा बच्चा था, लुंगी पहना हुआ, उसका मुंह बांधा हुआ है। तो असीम क्या उसका नाम भूल गया, तो वो, अरे यार बोला, होटल में तुम मुंह बांध के बच्चे का बैठोगे तो मेरा धंधा कैसा चलेगा, उसका मुंह खोल दो। तो मुकरी बोलता है तुमको हमारा बच्चा मालूम नहीं है। तो हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना,
आखिर बोलते हैं छोड़ दू, परिणाम तुम भुगतोगे, मैं नहीं। तो उसके हाथ और पाँव खोल देता है, तो वो बच्चा दौड़कर जो जहां पकोड़े रखे, अम्मा पकोड़ा करके वो जाकर टूट पड़ता है उस बड़े बर्तन पर। और बाद में वो होटल वाला बोलता है, अरे इसका मुंह क्या, हाथ पैर सब बांध के रखो, इसके बक्से में ही डालकर रखो। वो जो बच्चा है अम्मा पकोड़ा, वो सीन आप देखो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो 40-50 साल पुरानी फिल्म है, जिसमें मेरा ख्याल है अमिताभ बच्चन पहले बड़ी हीरो जैसी भूमिका उन्होंने की थी। तो बात ये है कि उस वक्त जो हालत होती है होटल वाले की, बिल्कुल वही हालत सोरोस की भी ये करेंगे। सोरोस क्या चीज है, क्योंकि ये अनगाइडेड मिसाइल है, उसको खुद को पता नहीं कि वो कहां जाकर गिरेगा और क्या धमाका करेगा। तो इसलिए ये जानबूझकर करे प्लान। हाँ, प्लान होता होगा, लेकिन प्लान आने के बाद जब तालियां बजती है, उसके बाद उसको लगता है यार मैं कोई तो हूं, और वो अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है। वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। राहुल गांधी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन षड्यंत्र हो या स्क्रिप्टेड मैटर हो, तो उसमें अगर जो आर्टिस्ट पेश करने वाला परफॉर्मर है, उसने अपना दिमाग नहीं लगाना है, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट जाना चाहिए। लेकिन इसका वो ये भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। और वही तो कांग्रेस के लिए, अपोजिशन के लिए प्रॉब्लम है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपको याद होगा कि पहले मैंने बोल दिया था, इन्होंने बोला था कि हम तो पांडव है और ये सब कांग्रेस बीजेपी वाले कौरव है। मैंने बोला था ये पांडव है, लेकिन 5 में से एक नहीं है। ये भीम का हिडिंबा से पैदा हुआ बेटा है, जिसका नाम घटोत्कच था। तो महाभारत के वॉर में घटोत्कच जब जख्मी हुआ और मरने वाला था, तो श्री कृष्ण ने उसको बताया, यार तुझे तो वरदान है, तू जितना चाहे बड़ा हो सकता है, तो जान जाने तक जितना हो सके बड़ा होना, और सामने वाली बाजू पर गिरना, सामने वाली साइड पर गिरना, तेरे मरे हुए शरीर के नीचे दबकर ही कौरव सेना मर जाएगी। तो ये पांडव है, लेकिन कहाँ गिरना है इसको पता नहीं है। तो ये अपनों पर ही गिरता है। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैंने 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बोला था। ये तो पहले तो कांग्रेस पर गिरा 2014 में, 2019 में ये अपोजिशन पे गिरेगा, और वही हुआ, 303 पर बीजेपी पहुंच गई। तो अब इंडिया अलायंस में ये जितना बड़ा होगा तो कहां गिरेगा और क्या होगा, शायद इस बार वो सोरोस को भी खा जाएगा, क्या पता है। क्योंकि ये तो वैसे भी अनगाइडेड मिसाइल बोलते हैं, वो चीज है। एक बार मैंने मजाक भी किया था, आपको याद होगा, कि वो अभिनंदन वर्धमान है, जिसको हवाई जहाज हमारा गिरा था और पकड़ लिया था पाकिस्तानी आर्मी ने, तो उसको 24 घंटे में वाघा बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिए थे। तो अजीब लगा लोगों को, अरे क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने मजाक से कहा था, मोदी ने इमरान खान को फोन करके बता दिया, या तो 24 घंटे में उसे छोड़ दे, वरना हम 24 घंटे में राहुल गांधी को उधर भेज देंगे। तो इमरान खान ने कमर बजवा को बोला, यार उसे छोड़ दे, 24 घंटे के पहले 23 घंटे में उधर बॉर्डर पर लाके छोड़ दे, नहीं तो हमारा क्या होगा पता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आ जाएगा। तो राहुल गांधी की ये बात है। तो जितना नुकसान वो अपना करेगा, उससे ज्यादा अपोजिशन का करेगा। और ये आहिस्ते आहिस्ते रियलाइज होने लगा है। और आपने जो इनको पूछा था, ओमकार जी को, कि कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो सकता है, वो कोमा में भी नहीं, एक्चुअली डेड बॉडी है, डेड बॉडी है। देखो, और एक बात होती है, क्या होता है, हम सबके घर में कोई ना कोई कभी ना कभी मरा है। तो घर में कोई डेथ हो जाती है, तो हमको तो मरा हुआ लगता नहीं ना, हम उसको डेड बॉडी नहीं बोलते, हम चाचा मामा माँ कुछ भी बोलकर रोते रहते। बाहर वालों को आकर वो डेड बॉडी उठानी पड़ती है, अंतिम संस्कार करने पड़ते हैं। तो मोदी और
शाह जो कर रहे हैं, तो कांग्रेस का अंतिम संस्कार कांग्रेस से ही निकले हुई पार्टियां और कांग्रेस नहीं कर पा रही है, तो बाहर वाले यानी अलग आइडियोलॉजी के लोग आकर उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आप सर्वाइवल रिवाइवल की कहाँ बात कर रहे हो? ओंकार जी, ये बताइए कि 99 सीटें आने के बाद में राहुल गांधी ये कह रहे थे कि भाई ये हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, और उसके बाद जो है वो अडानी का मुद्दा उठाया था, जो तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे वो। तो उनका ये मानना है कि साहब कि ये मुद्दे सफल हो गए। अब ये मुद्दे महाराष्ट्र और हरियाणा में बुरी तरह से फेल हो गए। झारखंड में वो लीडिंग पार्टी थे भी नहीं, तो इसलिए वो मैटर नहीं करता। हाँ, वो लीडिंग पार्टी थे, वहाँ ये मुद्दे पूरी तरह से फेल हो गए। बल्कि राहुल गांधी ने तो ज़्यादा कैंपेन भी नहीं की, ना हरियाणा में ज़्यादा की, ना महाराष्ट्र में की। लोगों ने शायद उनको बताया होगा या शरद पवार ने कहा होगा भाई तुम या ज़्यादा यहाँ मत आना। लेकिन उसके बाद भी बुरी तरह से सारा का सारा मामला फेल हुआ, और 6 महीने के अंदर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल उलट गई। तो अब ये यही मुद्दे जो है ये वापस क्यों लाना चाहते हैं? और क्या यही कारण है कि जो ऑपोजिशन है वो फेड अप हो चुका है, कहता है इनसे दूर चलो? देखिए, हम ज़हनी तौर पर और जो हमारी विचारधारा है और हम जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद के लिए ही काम करते हैं, उस खांचे में जो लोग फिट बैठ रहे हैं आज की तारीख में, जो राजनीतिक दल या नेता, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से भी समय-समय पर गलतियां हो जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई, तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, रणनीतियां थी, जो बयानबाजी थी और जो टारगेट के 400 सीट या अब की बार 400 पार, इसलिए 400 पार चाहिए, ये लोगों को नहीं समझा पाए। इन्होंने वो नारा पकड़ लिया और इन्होंने लोगों में एक दहशत पैदा कर दी कि इस बार इनको अगर आपने 400 सीटें दे दी, तो ये संविधान बदल देंगे, आपका आरक्षण छीन लेंगे। और वो काम कर गया, संजय जी, वो काम कर गया। इसके अलावा जिस तरह का देश के भीतर का भी और देश के बाहर का भी पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से हमें 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं आने देना है, उसका भी एक असर पड़ा। और आप और हम तो भुक्तभोगी हैं। उस दौरान हमने देखा था कि हमारे चैनलों की व्यूअरशिप किस तरीके से नीचे ले जाई गई थी, और वो पूरा एक साजिश था। उसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी शामिल थी, भारत की ताकतें भी शामिल थी। उसमें वो लोग कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद लोगों को ये रियलाइजेशंस हुए कि साहब ये तो गड़बड़ हो गया। ये जो हम घरों से नहीं निकले, या जो मतदान के दौरान 1-2 छुट्टियां बीच में पड़ गई थी, हम अपने रिश्तेदारियों में निकल गए या पर्यटन स्थलों में निकल गए, या गर्मी सोच करके घरों से निकले ही नहीं, तो जिन मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हमको लाना था, उसमें कसर रह गई। तो उसके बाद बाहू के साथ भी मैं जुड़ करके बीच में प्रोग्राम करता था, तो बाहू ने कुछ दृष्टांत का उल्लेख किया था कि भाई बांग्लादेश में जो हो रहा था, और उससे पहले भी सिलीगुड़ी में जो हुआ, फिर संजौली में जो हुआ शिमला के पास, या सूरत में सैयदपुरा में जो एक गणपति के ऊपर पथराव हो गया था, और उसके बाद इन सारी घटनाओं के बाद जिस तरीके से हिंदू सड़कों पर निकल रहे थे, वो जो रिएक्शन दिखाई दे रहा था, स्पार्क दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं मन में ये था कि हमसे गलती हुई है, एक प्रायश्चित का भाव था। और बांग्लादेश में जिस तरीके से क्रूरता और बर्बरता हो रही थी हिंदुओं पर, उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाना, उनके व्यवसायों को, उनकी दुकानों को, उनके घरों को, उनकी माँ बहन बेटियों की अस्मत पर हाथ डालना, और हमारी व्यवस्था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि हम
ना तो ये चाहते हैं कि कोई हमारे देश में सीधा हस्तक्षेप करे, और ना ही हम ये कर सकते हैं कि हम किसी दूसरे देश में जाकर के हस्तक्षेप करें या प्रेशर बिल्डअप करें। जितना कर सकते हैं उतना किया गया। वो सारी चीजें कहीं लोगों के दिमाग में चल रही थी, और ऊपर से फिर योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और मोहन भागवत का भी जो गलतियों की बात मैं कर रहा था। जेपी नड्डा का लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान आया था कि अब तो हम सक्षम हो गए हैं, अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, ये गलती थी इनकी। 400 का टारगेट रखना गलती थी इनकी, लोगों को समझा नहीं पाए, कुछ और गलतियां थी। ये हरियाणा में जो 10 साल सरकार रहने के बावजूद तीसरी बार सरकार बनी बीजेपी की, इन सारे नेपथ्य में इन सारे घटनाक्रमों का होना, और फिर संघ का जमीन पर उतर करके काम करना। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो कह दिया उसको भुलाया गया, उसको अलग रखा गया। वहां सक्रिय हुआ पूरा संघ परिवार, सक्रिय हुआ, नियोजन बनाया गया, पूरा एक टीम बनाई गई, उनको दायित्व सौंपे गए। फिर वही काम महाराष्ट्र में भी हुआ। झारखंड में कितना हुआ कितना नहीं हुआ मुझे मेरी जानकारी नहीं, लेकिन कम से कम 2 प्रदेशों के जो नतीजे आए, अब उसका आप प्रभाव और परिणाम देखिए संजय जी किस तरीके से राजनीति पर पड़ता है। उसके बाद से ही ममता बनर्जी का नाम सामने आना शुरू हो गया। और ये जो आप 100 सीटों की 99 सीटों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने ये शो करने की कोशिश की थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का वो चित्र जिसमें ये वी बना करके और हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, वो अभी भी मेरे कंप्यूटर में पड़ा रहता है, मैं अपने शो में कभी कभी चला देता हूं। ये केवल इसलिए कि तीसरा लगातार लोकसभा चुनाव हारने के बाद जो पार्टी के भीतर से इनकी ऐसी तैसी होनी थी, इनके नेतृत्व पर जो सवाल खड़े होने थे, जो संभावित बगावत थी, उसको टालने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने और उनके परिवार ने। यानी हार करके भी 3 लगातार लोकसभा चुनाव आप हार रहे हो। 2011 से अब तक आप 89 राज्यों के चुनाव हार चुके हो। तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को भ्रमित रखने के लिए कि नहीं नहीं हम जीते हैं, हम जीते हैं, मोदी जी हारे हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हुई थी, जो झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास था इनकी तरफ से। और फिर जैसे ही हरियाणा में हारे, जैसे ही महाराष्ट्र में हारे, जम्मू कश्मीर में भी 90 के सदन में 6 एमएलए चुन करके आ रहे हैं, और वो 6 के 6 मुस्लिम हैं। जम्मू रीजन का एक भी हिंदू एमएलए आपका जीत करके नहीं आया है। हरियाणा में आप जीत नहीं पाए, महाराष्ट्र में आप जीत नहीं पाए, झारखंड में 81 के सदन में केवल 16 सीटें आ रही हैं। तो जो इंडी घटक दल के नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पनौती है, इससे मुक्ति पाओ। इसलिए ये सीन जो हम इस समय पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर देख रहे हैं, ये सब नेपथ्य में वही सब चल रहा है। और ये सिर्फ हमें वो रजत पटल पर घटनाएं दिखाई दे रही हैं। एक्चुअल में तो राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं, वो खेल दूसरा ही खेल रहे हैं संजय। एक बात और इसी में है कि ये प्रियंका गांधी के आने से तो नहीं कुछ असुरक्षा की भावना है, वो अपना बैग वाली पॉलिटिक्स कर रही हैं और ये इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए ये जो फलस्तीन का बैग लटका करके आ गई, फिर उस पर हंगामा हुआ सोशल मीडिया में भी और वैसे भी सवाल खड़े हुए। मुझे लगता है कांग्रेस के भीतर भी कुछ अभी लोग समझदार बचे हुए हैं, जिनकी हिम्मत तो नहीं है खुल करके इनका विरोध करने की, पर अपना अंदरूनी वो सलाहें और चिंताएं जरूर व्यक्त करते हैं। तो अगले दिन फिर बांग्लादेश का वो थैला डाल करके आ गई। एक तो ये भूल जा रहे हैं भाई बहन कि संसद या पॉलिटिक्स भी कोई फैशन परेड की उसमें कोई जगह नहीं होती है। ये एक सीरियस बिजनेस है। और अगर आप नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं
दुर्भाग्य से, सौभाग्य से, जैसे भी आप समझे, तो फिर तो आपका जो एक कैरेक्टर है उसमें एक आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए। क्या एक मिनट के लिए भी हमें कोई इनके चरित्र में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनकी एरोगेंस में, इनकी तैयारियों में कि भाई चलो अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है, चलो तैयारी के साथ आओ। और कैसे नेता सामने हैं? नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देते हैं बहुत तैयारी के साथ आते हैं, इतना बड़ा पंच लेकर के, फाइलों का लेकर के आते हैं। अमित शाह भी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तथ्यात्मक गलती ना हो जाए इस बात का ध्यान रखते हैं। उनके जो जूनियर है या सहयोगी कह लीजिए, आप विदेश मंत्री का भाषण देख लीजिए, वित्त मंत्री का भाषण देख लीजिए, रक्षा मंत्री का देख लीजिए, सारे तैयारी के साथ आते हैं। ये क्या करते हैं? जब भी बोलते हैं एक हाथ तो पैंट की जेब में रखते हैं, टी शर्ट पहन करके जाते हैं, सदन में बैठते हैं तो जो पुस्त होती है आपकी बेंच की, उस पर ऐसे हाथ फैला करके बैठते हैं जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए हों अपने घर के और टेलीविजन देख रहे हों, यार दोस्तों से आप गप्पेबाजी कर रहे हों। तो नॉन सीरियसनेस की मिसाल बन रहे हैं ये। कहीं भी लगता नहीं है। और जो आप बात कह रहे हैं कि भाई बहन में कुछ चल तो नहीं रहा है, 101% चल रहा है। 2 प्रदर्शन किए प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में, दोनों में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। और जब ये मामला चल पड़ा कि भाई कुछ तो चल रहा है दोनों भाई बहनों में, तो फिर तीसरे डेमोन्स्ट्रेशन में साथ खड़े हुए दिखाई दिए ये। तो 100% चल रहा है। और सोनिया गांधी इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को संसदीय चुनाव से दूर रखे हुए थी अभी तक। उनको पता था कि जिस दिन ये आ जाएगी उस दिन इनकी नाक की भी चर्चा होगी, इनके हेयर कट की भी चर्चा होगी। अब वो यहाँ के ऊपर का जो माला है उसकी तो चर्चा सोशल मीडिया में और हम लोग करते ही रहते हैं, वो तो इंदिरा गांधी के पासंग भी नहीं है, लेकिन चर्चा होगी इनकी, ये सोनिया गांधी को पता था। एक आपको जोक सुनाता हूँ, ट्विटर पे चला था। कह रहे कि साहब एक तो प्रियंका की नाक है, वो अपनी दादी की नाक से मिलती है, और दूसरी राहुल की नाक है, वो शर्मनाक है। चलते हैं भाऊ के पास। भाऊ, आपका महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? ये उद्धव ठाकरे तो नागपुर पहुंच गए गुलदस्ता लेके देवेंद्र फडणवीस के पास, और शरद पवार जो है वो अलग रास्ते जा रहे हैं। तो हम ये हमारे राहुल जी जो हैं वो इसी के लिए तो नहीं बाबा साहब अम्बेडकर को बीच में ले आए कि जिससे शरद पवार और उद्धव ठाकरे छोड़ के ना जाए उनको? ये अभी इन्होंने मान लिया है कि देखो अभी 4.5 साल कम से कम कोई चुनाव नहीं है, यानी बीएमसी का हो, कॉरपोरेशन का हो, जिला परिषद, तहसील, पंचायत, ये चुनाव हो गए, लेकिन उस पर राज्य के या नेशनल लीडर्स तय नहीं होते। जो चुनाव वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स होते। तो 5 साल के लिए सत्ता हमसे चली गई, और जितना बड़ा भारी बहुमत युति को मिला है, और उसमें भी बीजेपी के पास जो 132 है, उसके बाद इनको 5 साल तो हिला नहीं सकते, ना गिरा सकते। 5 साल चुनाव भी नहीं है तो करेगी। तो एडजस्टमेंट की तरिया देखो, पवार फैमिली हो या पवार गुट हो, वो क्या करेगा? आपकी कहीं पतलून में, आपके कोई कमीज में आपको छेद मिले तो उसमें उंगली डालेगा। ये सुप्रिया सुले करेगी, शरद पवार करेगा, या वो रोहित उनका पोता है वो करेगा। लेकिन इतना बड़ा छेद अजीत दादा के शर्ट में, कमीज में मिला है, जिसका नाम छगन भुजबल है, 3 दिन से चिल्ला रहे। लेकिन सुप्रिया हो, रोहित हो, या शरद पवार हो, या जयंत पाटिल हो, एक शब्द तक नहीं बोले। वो शोले का डायलॉग याद आता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बाकी यूक्रेन पर बोलेंगे, बांग्लादेश पर बोलेंगे,
तो अगर और भुजबल बोला भी, भुजबल ने कहा कि अरे पवार साहब तो सबको साथ लेकर चर्चा करके निर्णय लेते थे, अजीत दादा तो बस अपना अपना निर्णय लेता है, या तो सुनील तटकरे या प्रफुल्ल पटेल को साथ लेकर निर्णय लेता है और लाद देता है। तो इतना बोलकर भी अजीत दादा के खिलाफ बड़ा हथियार आपके हाथ में भुजबल दे रहे, लेकिन ये उठाने के लिए राजी नहीं। मतलब साफ है, मतलब साफ है, इसलिए कि आज सत्ता अजीत दादा के हाथ में है और पूरे परिवार, पवार परिवार फैमिली जो है वो कम से कम 50-60 उनके बिजनेसेस है, और ये बिजनेस गवर्नमेंट और सरकारी मशीनरी के मदद से ही चलते हैं। अब सरकार की मशीनरी किसके हाथ में आई है? अजीत दादा के हाथ में आई है। तो जाना तो अजीत दादा के पास पड़ेगा ना, और चाचा मोदी के पास जाएंगे तो मोदी महाराष्ट्र में तो कुछ हस्तक्षेप करने वाले नहीं है। तो हर एक को अजीत के शरण में जाना पड़ेगा। ये पता है उद्धव की हालत वही है, वो समझ नहीं पा रहा है। अभी समझो 6 महीने में शायद 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है, बीएमसी की, प्रभाग वगैरह का कुछ है, तो उसमें अगर फाइनलाइज हो गया तो मार्च मई तक बीएमसी के चुनाव हो गए, तो वहां कैसे चुन कर आएगी, उसका डर है। और जो आए हैं 20 एमएलए शिवसेना के उबाठा के, उसमें से 10 अकेले मुंबई के, और 10 के 10 राज ठाकरे की मेहरबानी से आए। राज ठाकरे की कैंडिडेट ने जहां वोट खाए वहां उद्धव के 10 एमएलए निकल आए। अगर नहीं होता तो 9 एमएलए हार जाते अगर राज ठाकरे युति में होता तो बात साफ है। डर इनको सता रहा है कि भाई अब 2.5 साल जो सरकार चलाई थी उस दौरान जो गलतियां की है, गुनहगारी की है, उसका हिसाब मांगा जाएगा। और जब ये मंत्रालय का बंटवारा वगैरह हो जाएगा तो देवेंद्र उसमें हाथ डालेगा, इसकी गारंटी है। और दूसरी बात है कि जिस दिन उद्धव ठाकरे गुलदस्ता लेकर गए, मुझे ओमकार जी का फोन भी आया था, इसका मतलब क्या निकाले, तो उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने खबर सुनी थी, लेकिन शाम को मैंने खबर सुनी कि उसी दिन हाईकोर्ट में जो पेन ड्राइव पहुंचा है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस वगैरह 6-7 अपोजिशन लीडर्स को लपेटे में लेने के लिए झूठा षड्यंत्र बनाया जाता। प्रवीण चौहान नाम के सरकारी वकील है, वो अलग अलग लोगों से कैसे षड्यंत्र बनाया जाएगा। जो डायरेक्टर जनरल पुलिस संजय पांडे थे, उनके आदेश पर कोई पाटिल नाम का डीसीपी अपने जूनियर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इनको लपेटे में लेने वाले एफआईआर दर्ज करो, झूठे हो गए तो झूठे, कोई बात नहीं। तो ये सब मामला हाईकोर्ट में आया और उसी दिन उद्धव ठाकरे गुलदस्ता लेकर पहुंच गए। और किसके पास पहुंच गए? 1.5 महीने पहले जिसको तुम बोल रहे थे या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा, और तो वो तो रहा है। अब मैं रहूंगा कि नहीं इसकी फिक्र सता रही है, इसलिए गुलदस्ता लेकर गए। और अभी तक देखो क्या बात है कि इनको सताना ही है तो पत्थर, देवेंद्र फडणवीस पत्थर भी नहीं उठाएगा, फिर भी पंछी मारे जाएंगे, ये इनको मालूम है। एक अब उसने राजनीति की नई रचना शुरू कर दी है देवेंद्र ने। जैसे गुजरात में, मुझे पता है कि गुजरात का शायद मुख्यमंत्री आपको मालूम होगा, एक मिनिस्टर का नाम बताइए। अब गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम बताइए, पता नहीं आपको। गुजरात में क्या पॉलिटिक्स चल रही है नेशनल पत्रकार को पता ही नहीं होती। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस का कौन है, कौन किस खाते का मिनिस्टर है, किसी को पता नहीं। लेकिन गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, राजनीति अच्छी चल रही है, और कोई भी नेता राजनीति से बड़ा नहीं है। फिर वही रचना महाराष्ट्र में हो रही है, नए सिरे से एक रचना बनाई जा रही है जिसमें नेता नहीं, पार्टी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट रहेगी, और नेता अगर बड़ा बनता है तो सब मिलकर उसे खत्म करेंगे। ये नई रचना बन रही। तो पवार उद्धव जैसी प्रवृत्तियां जो है
वो हटाकर क्लीन पॉलिटिक्स लाने का प्रयास चल रहा है। तो उसके मारे वो डरेंगे ही ना। हम तो कोई कई जंतुनाशक वगैरह देखते, एंटीसेप्टिक वगैरह एंटीबायोटिक देखते कि वो चिल्लाने वाले विषाणु होते, जीवाणु होते, वो तो वो डाल दिया तो रोकर रोकर भागने लगते। वैसे हालत हो गई इनकी कि अब और ये मुख्यमंत्री बना है और ये बातें नहीं करता है, काम करता है। अगर इनने मन दिमाग में ले लिया कि ये सफाई करनी जरूरी है तो हमारा क्या होगा, वही हालत है। इसलिए पवार दिल्ली पहुंच गए मोदी को आमंत्रण देने कि मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, आप तो आइए। अरे कहाँ होगा, इसकी जगह अभी तय नहीं है। अच्छा, ताल कटोरा स्टेडियम में होगा या जेएन नेहरू स्टेडियम में होगा, अभी वेन्यू तय नहीं हुआ और ये प्रधानमंत्री को इनविटेशन देने पहुंच गए। कितनी अजीब बात है। तारीख तय हो गई है लेकिन कहाँ होगा इसका अभी वो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि अभी वेन्यू तय नहीं हुई। अरे वेन्यू तय नहीं हुई तो प्रधानमंत्री को इनवाइट करने क्यों पहुंच गए। और सिंबॉलिक है, अनार का बक्सा लेकर गए। अरे कौन बीमार है भैया, वो हिंदी में कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। खुद ही तो वो बीमार है ना। दिखाने गए कि महाराष्ट्र में 100, 200, 1000 लोग बीमार है इसलिए अनार लेके आए हो, एक एक दाना सबके मुंह में डाल दो। तो ये हालत है इनकी। क्या होता है, चालाकी आप कर लेते हो। वो हमारे मराठी में एक बोलते हैं ना, एक कहावत है कि मांजर डोळे मिटून दूध है ना, बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो उसको लगता है कि दुनिया की आंखें बंद है। बिल्कुल नहीं, दुनिया की आंखें खुली होती है। तो ये अनार लेके जाएगा। आपको याद होगा 5 साल पहले 2019 में जब चुनाव चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार नहीं बन रही थी, तो ऐसे ही पार्लियामेंट में शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलने गए, 50 मिनट इनविटेशन देने गए कि पुणे में जो डेक्कन शुगर इंस्टीट्यूट है उसका गोल्डन जुबिली है, उसको इनवाइट करने गया था 50 मिनट। और उस दरमियान अमित शाह पहुंच गए, निर्मला सीतारामन पहुंच गई और आगे चलकर बाहर आए तो बोले नहीं नहीं, वो डेक्कन इंस्टीट्यूट का इनविटेशन देने गया था। और जब 3 महीने बाद डेक्कन इंस्टीट्यूट का गोल्डन जुबिली हो गया तो वहां तो मोदी जी आए नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। तो शरद पवार का इनविटेशन का मतलब आप समझो, क्यों इनविटेशन छोड़कर बाकी सब कुछ करने गए थे। जो मराठी साहित्य सम्मेलन का इनविटेशन देने गया था वो झूठ है सरासर। वो अपना कुछ मंसूबा लेकर गए होंगे। अब क्या होगा वो तो मोदी नहीं बताएंगे। हाँ, शायद संजय राउत बता सकते हैं, उसका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, हंसो मत। संजय राउत, शरद पवार के मन में क्या चल रहा है वो शरद पवार को पता नहीं होता। वो संजय राउत को फोन करते, अरे भैया मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, तो संजय राउत बता देते आपके दिमाग में ये बात चल रही है। फिर शरद पवार करते या बोलते। संजय राउत क्या करेंगे? हाँ, संजय राउत क्या करेंगे? तो क्या किसको करेंगे, खत्म करेंगे? रोज सुबह बकते रहेंगे और क्या करेंगे जब तक मीडिया थक नहीं जाता। मीडिया के देखो, हमारे मराठी में एक बहुत सरकेस्टिक लिखने वाले सोशलिस्ट पत्रकार थे जिनका नाम भाऊ उपाध्याय था। तो उन्होंने एक बार लिखा था कि अगर हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी या और भाषा की जो फिल्में होती है उसी ढंग से अगर हिंदी फिल्मों में गाने नहीं होते तो विविध भारती कैसे चलती, ऐसा उन्होंने लिखा था कि अगर फिल्मों में गाने नहीं होते तो विविध भारती पर क्या बजाया जाता। संजय राउत रोज सुबह नहीं होते बोलेंगे तो मराठी चैनल चलेंगे कैसे। इनके पास तो काम है नहीं, रोज सुबह जाओ और संजय राउत कुछ तो बोलेगा, ये दूसरे को पूछेंगे संजय राउत ने बोला है तो उसको बोलने दो। तो इनकी टीआरपी इतने जा चुकी है, फिर भी दिखाते क्या करें, फ्री में और क्या मिलेगा। क्योंकि जर्नलिज्म खत्म हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। आजकल बाइट जर्नलिज्म चलता है।
ये बोला, वो बोला, कौन बोला, क्यों बोला, पता नहीं, बोलो 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 बोलो, बस कुछ लेकिन होता भाऊ नहीं है। लेकिन भाऊ उद्धव ठाकरे की दुर्गति और जो भी आज स्थिति है उसके लिए तो संजय राउत, उद्धव की पत्नी और पुत्र मोह, ये 3 कारण ही जिम्मेदार हैं। तो पुत्र मोह से उबर नहीं सकते, पत्नी को त्याग नहीं सकते, संजय राउत से तो मुक्ति पा सकते हैं ना। नहीं नहीं, देखो मेरा गला खराब हो गया तो मैं सिगरेट को ब्लेम क्यों करूंगा? मैंने 50 साल सिगरेट पी है ना। अपने आप सिगरेट तो मेरे मुंह में आकर नहीं पटकी, किसी ने जलाकर नहीं दी, मैंने पी है सिगरेट। तो संजय राउत हुआ और किसी को क्यों ब्लेम करोगे? देखो, आप अगर क्रिकेट की भाषा में बोलो तो आपके हाथ में बैट है, सामने वाला बॉलर कैसा होगा, वो फास्ट बॉल डालेगा या गुगली डालेगा या स्पिनर डालेगा, ये आप नहीं चॉइस करते। तो परिस्थितियां जो बनती है, उस परिस्थिति में आप किस ढंग से खेलोगे ये आपको तय करना है, क्योंकि परिणाम आपको भुगतने। बहुत सारे मेरे दोस्त है, अभी शुरू में संजय जी बोल के मेरे प्रेरणा से पूना में होने वाला है, तो वो मेरे दोस्त है, मिलते हैं, कभी प्रोग्राम में मिलते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, मानते हैं मुझे, मैंने एक शब्द डाल दिया तो मदद भी करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब वो पूछते हैं कि भाऊ मैं ऐसे में क्या करूं, मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, भैया मैं सलाह नहीं देता। अगर परिणाम तुम भुगतने वाले हो तो तुमको निर्णय लेना पड़ेगा, और जो कुछ सलाह होती है वो तो मैं ओपनली देता हूं, मान लो ना मान लो, फायदा या नुकसान तुम्हारा है। तो सलाह देने वाला मैं कौन होता हूं? आपको याद होगा, आपने तो जयपुर डायलॉग पर वीडियो बनाया था कि भाऊ को बीजेपी की नोटिस, याद है आपको? लोकसभा हाँ चुनाव के बाद तो बीजेपी की जो मीडिया इंचार्ज थी उसने मुझे नोटिस भेजा था कि मैंने उसकी बदनामी वगैरह की, वो पहुंचा नहीं, हाँ, वो बात अलग है। लेकिन कहने का वो मतलब ये है कि जो मामला मैंने उठाया था वो महाराष्ट्र में बीजेपी ने सीरियसली लिया कि गो बैक टू वर्कर्स। बीजेपी पार्टी बनी है, सत्ता तक पहुंची है तो कार्यकर्ता के कारण पहुंची है, वर्कर्स के कारण पहुंची है, ना कि किसी सर्वे एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने आपको सत्ता तक नहीं पहुंचाया। हाँ, उनकी हेल्प हुई है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचाने वाला अगर कार्यकर्ता है तो उसके पास वापस जाओ, या ऐसे इवेंट मैनेजमेंट वाले को हकाल दो। अब बीजेपी ने सुना तो सुनामी आ गई। तो सलाह मैं प्राइवेटली नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है कि सलाह तो देने वाले हम भी बोलते हैं ना कि भाई उद्धव ठाकरे ने ये नहीं करना चाहिए, शरद पवार ने वो नहीं करना चाहिए, तो करे ना करे फायदा नुकसान उनका है। तो वो भाऊ तोरसेकर को नहीं ब्लेम कर सकते, कह रहे भाऊ ने मैं गलती कर रहा था बताया नहीं था, ये मुझे ब्लेम करेंगे क्यों? मैं भी बोलूंगा तो मेरा कोई इंटरेस्ट होता है, मेरी आइडियोलॉजी है, उस पर आप चलो ये तो मैं बोलूंगा, लेकिन फायदा नुकसान आपको तय करना है। इसलिए उद्धव ठाकरे का नुकसान हो गया है, तो वो पत्नी हो या बेटा हो वो बाद में है, बात की बात है। राहुल गांधी कांग्रेस का नुकसान कर रहे तो राहुल गांधी को ब्लेम करना गलत है ना। पार्टी का मतलब बहुत सारे नेता होते हैं, वो अगर, अब सबसे पहली बात देखो कि जब मोदी का नाम तय हो गया जुलाई 2013 में, तो मेरा ख्याल है अगस्त की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में सितंबर। जयराम रमेश का इंटरव्यू आया था कि इतना बड़ा चैलेंज स्वतः आजादी के बाद कांग्रेस के सामने कभी नहीं था। मैंने माना कि ये साला सबसे समझदार इंसान है कांग्रेस, और वही आज अपनी राज्यसभा की सीट सिक्योर करने के लिए उस गलतियों का समर्थन कर रहा है। तो जयराम रमेश गलत है, राहुल गांधी गलत नहीं है। तो आप आपके मतलब के लिए कुछ करते हैं तो गलती सामने वाले पर मत फेंको। सामने वाला जिसके हाथ में बॉल है वो बॉल करेगा, आपको बॉल खेलने हैं और उसके लिए आपके हाथ में बैट है। तो उद्धव का नुकसान हो या शरद पवार का नुकसान हो या और किसी का नुकसान हो, वो सामने वाला आपका नुकसान नहीं करता। आप अगर बेसावध रहते हैं, अलर्ट नहीं रहते, तो गलती आपकी होती। ये बताइए भाऊ, अंत में ये आपसे प्रश्न कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत गहरे से समझते हैं।
मेरे पास जो समाचार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 20 शिवसेना विधायकों में से 17-18 तो जाने को तैयार हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो जाएंगे और कह रहे हैं कि साहब कि एनसीपी जो है वो पूरी की पूरी बीजेपी में मर्ज होने को तैयार है क्योंकि अजित पवार जो है वो उनको एनडीए में शामिल नहीं होने दे रहे हैं। कि नहीं कि एनसीपी को वो क्या करेंगे? एनसीपी आप शरद पवार शरद के हैं पवार ना की 10 बोल रहे हैं इसकी? नहीं, शरद पवार जो है वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। अजीत पवार उनको एनडीए में आने नहीं दे रहे, तो शरद पवार कह रहे हैं अच्छा हम बीजेपी में मर्ज हो जाते हैं। नहीं, लेकिन इनको नहीं लेंगे, नुकसान होगा, इनको नहीं लेंगे। और उद्धव की बात तो ऐसे देखो, एक कोई भी एक लीडर बनता है तो वो लीडर विजनरी होना चाहिए। वो दूर की बात देखकर कुछ अचीव करने की कोशिश करता है, उसके लिए आइडिया लेता है, प्रोग्राम बनाता है, मेहनत करता है, तो उसके साथ अपने छोटे छोटे मकसद हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। उनका मकसद छोटा होता है, मुझे कारपोरेटर बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, अलग अलग होता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? तो मैं एक कोई नेता मिलता है, चलो उसकी पार्टी का जिला अध्यक्ष बन जाता हूँ, तालुका अध्यक्ष बन जाता हूँ, कारपोरेशन या जिला परिषद लड़ता हूँ, ऐसे ऐसे उभर कर आते हैं। लेकिन इसके लिए उसको एक सेंट्रल लीडर बड़ा लगता है जो विजनरी लगता है। अब कांग्रेस के पास विजनरी लीडर नहीं है, उद्धव के पास नहीं है। बाला साहब के साथ 20-22 साल लोग लड़ते रहे, मनोहर जोशी से लेकर छगन भुजबल तक लड़ते रहे, हारते रहे, लेकिन पार्टी छोड़कर भागे नहीं। उनका विश्वास था ये लीडर हमें कहां पहुंचाएगा। अब बनी बनाई पार्टी मिली तो उद्धव ठाकरे वही पार्टी कहां लेकर आ गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे विजनरी नहीं, वो मतलबी लोगों को इकट्ठा करता है। देखो अलग अलग छोटे, एक मोटी बहुत बड़ी रैली होती है, उसके लिए टेंट बनाए जाते हैं, तो उस टेंट में एसी सप्लाई करने वाला अलग होता है, कुर्सियां सप्लाई करने वाला अलग होता है, लाइट सिस्टम वाला अलग होता है। वो अलग अलग लोगों को इकट्ठा करने वाला एक मेन ठेकेदार होता है। तो मैं मानता हूं किसी भी बड़ी पार्टी में एक विजनरी लीडर चाहिए जो खुद का कुछ नहीं है लेकिन बहुत एम्बिशियस लोगों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाता है, वो उसको विजयी बनाता है। बाबर के साथ 2000-3000 लड़ा के आए थे, उनका अपना अपना छोटा मकसद था। जीत गए तो नहीं तो ठीक है, लेकिन जीत गए तो हमारा भी कुछ होगा। अगर आपका ही कुछ नहीं हो पा रहा है ऐसा जब देखते लोग तो आपसे छिटक जाते, निकल जाते। उद्धव के लिए या शरद पवार के लिए वो परिस्थितियां पैदा हो गई है। तो बीजेपी क्या करेगी, अजीत दादा क्या करेगा, वो अलग बात है। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं संभाल पा रहे, अपने साथियों को, अपने अनुयायियों को क्यों नहीं संभाल पा रहे, वो देखो। नहीं वो मेरे बच्चा चोरी कर रहा है, वो मेरा बच्चा भगा कर बाप को भगा रहा है, ये क्या बात हुई? ऐसा कुछ होता नहीं। जी परिस्थितियां और नियति बहुत कठोर होती है, वो परीक्षा लेती रहती है। और मुझे तो लगता है भाऊ के शरद पवार की एनडीए में एंट्री में सबसे बड़ी बाधा और समस्या शरद पवार से ज्यादा उनकी बेटी है सुप्रिया सुले। हाँ बिल्कुल है, उनकी शर्त होती है। देखो अजीत दादा बार बार बोल रहे हैं ना कि हम जाने वाले थे, जाने वाले थे, चर्चा होती थी, 4 बार चर्चा हो गई, लेकिन आखिरी मोमेंट पर ये ना बोलते। तो मेरी खबर ये है कि ये जब सब चर्चा हो जाती, फाइनलाइज हो जाता था, तब जाके ये बोलते थे हाँ बेटी को तुम सेंट्रल में ले लो। तो वो मोदी शाह लेने के लिए राजी नहीं है। मोदी शाह सुप्रिया सुले को मिनिस्ट्री में लेने के लिए राजी नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। और इनकी तो उम्र निकलती जा रही है, उनको भी पता है अभी कि और 5 साल 2029 में क्या होगा पता नहीं। वो मुझे याद नहीं, लेकिन कोई बच्चन की इस पार प्रिय तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, ऐसा मैंने सुना। वो तो मधुशाला है ना। हाँ मधुशाला की जो लाइन है,
तो अभी 24 है मालूम है, उस पार 29 में क्या होगा पता नहीं। इस क्या बोलते हैं प्रॉब्लम में शरद पवार है, और उद्धव ठाकरे को पता नहीं है कि बेटा आगे चलकर क्या करेगा। वो अपने भाई ही आज जाल में फंस गए। वो कंफ्यूशियस का एक वचन मैंने पढ़ा था, अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो 2 गड्ढे खोदो, एक उसके लिए एक अपने खुद के लिए। तो इन्होंने सामने वालों के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन वो तो गिरे नहीं, यही खुद गिर पड़े अभी। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नमस्कार। भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।